दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ एवं इसके बाद इसी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। इसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, इन पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें अटैकिंग स्पीशीज नाभिक स्नेही है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो ये वहाँ पर अटैक करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल के उस सेंटर पर अटैक करेगा जहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या फिर प्रोटॉन्स की अधिकता हो। तो दूसरी बात ये कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं, ये एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएँ होती हैं। इसका कारण यह है कि ये एल्किल ग्रुप में उपस्थित कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन से कम होती है, हमेशा कम होती है। हैलोजन से और इनमें विद्युत ऋणता का अंतर थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इस अंतर के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे लिख देता हूँ आर एक्स। तो ये आर एक्स बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाते हैं। इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि सहसंयोजक बंध में आयनिक बंध के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस कारण से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल आराम से आक्रमण कर लेता है। इसलिए एल्किल हैलाइडों की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएँ हैं, वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है, कभी भी बन सकता है। क्लियर? ये 2 प्रकार की होती है, SN1 एंड SN2। इनको स्टेप बाय स्टेप क्रियाविधि से समझते हैं। देखिए फर्स्ट में है कि माना कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कोई एक कंपाउंड ले रहा है जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि उसमें क्या उपस्थित है, उसमें उपस्थित है कायरल सेंटर। तो मैंने इसको विद संरचना लिख दिया। संरचना के साथ ये R3 और ये वेज पर है R2। ठीक है? इस पर चारों ग्रुप अलग-अलग जुड़े हुए हैं, एक लिविंग ग्रुप है, एक R1 है। दोनों तो प्लेन ऑफ द पेपर है, ये प्लेन के अंदर है, इसलिए इसको वेज पे लिखा R3 और R2 है, ये अबव द प्लेन है, प्लेन के बाहर, इसलिए लिखा R। इसमें ये कायरल सेंटर है। इस कायरल सेंटर के कारण ये क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रकाशिक सक्रिय। तो प्रकाशिक सक्रिय तो है ही है, लेकिन ये क्या है, प्रकाशिक शुद्ध। जो हम अभी कर्मक ले रहे हैं, सॉरी, जो हम क्रियाकारक ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, प्रकाशिक शुद्ध। क्या ले रहे हैं, प्रकाशिक शुद्ध। देखो इस रिएक्टेंट में यहाँ तो ये स्मॉल डी है 100%, या फिर ये स्मॉल एल है 100%। यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब जैसे ही फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है SN1 में। पहले न्यूक्लियोफाइल के प्रभाव से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलने लग जाता है, यानी टूट जाता है। देखो ये दोनों बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये लिविंग ग्रुप अपने पास लेके क्या हो रहा, बाहर निकल रहा। जैसे ही बाहर निकला तो ये जो संकृत कक्षक था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन का ये जो sp3 संकृत कक्षक था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sp2 में। देखिए ये R1, ये जो वेज का है मैंने वेज पे ही रख दिया, जो डैश का है उसको मैंने डैश पे ही शो कर दिया। क्लियर? वेज का वेज पे, डैश का डैश पे। क्लियर? देखिए ये हो गया, इसमें प्योर p ऑर्बिटल, शुद्ध p ऑर्बिटल, इसमें है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास ये लिविंग ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया, इसलिए उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस पूरे जो कार्बन चेन है, कार्बनिक ग्रुप, उसको मैं लिख सकता हूँ, लिख दिया शॉर्ट में R प्लस और L, लिविंग ग्रुप को लिख दिया L माइनस। क्लियर? अब एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि ये अभी
बॉन्ड लिविंग ग्रुप बाहर निकला यानी बंद डिसोशिएट हो गया, बॉन्ड टूट गया। लेकिन ये इससे दूर नहीं गया, अभी भी इसके पास ही अट्रैक्शन में, इसके बीच में कुछ नहीं, दोनों बिल्कुल पास-पास है। तो इस वाली कंडीशन को कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर, क्लियर? तो SN1 में जो फर्स्ट बनता है वो क्या बनता है? इंटीमेट आयन पेयर। उसके बाद देखो ये धीरे-धीरे दूर हो रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है इनसे, इनके बीच में कुछ विलायक के अणु आ जाते हैं, जो पोलर विलायक लिया, तो सॉल्वेंट से क्या होना चाह रहा है, ये दूर हो रहे हैं थोड़े, इनके बीच में क्या आने लग गया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। तो इसको बोलते हो आप सॉल्वेंट सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी तरीके से 100% विलायक के अणुओं से क्या हो जाते हैं, दूर-दूर, और एक दूसरे पर इनका प्रभाव नहीं होता है, आइसोलेटेड हो जाते हैं, क्लियर? आइसोलेटेड हो गए। देखो दोनों के चारों ओर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ गए। जो भी आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है, ये मॉलिक्यूल्स, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये आइसोलेटेड आयन बन गए, ठीक है? अब देखिए इसकी जो समझते-समझते चलिए, इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है, यही होती है स्लो एंड आरटीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? वेग निर्धारक 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 पद, वेग निर्धारक पद, क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, और फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है फास्ट, उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। देखिए इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को मैं समझाता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल। इस स्टेप में देखो जो इंटीमेट आयन पेयर वाली स्टेप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल इसके ओनली बैक अटैक से ही अटैक कर सकता है, इधर से अटैक करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर तो लिविंग ग्रुप अभी जुड़ा हुआ ही है उसके पास, दूर नहीं है। तो यहाँ तो केवल एक स्टेप में तो केवल ये बैक साइड से अटैक कर सकते हैं, क्लियर? इस स्टेप में देखो, यहाँ पर जैसे ही ये क्रिया कारक यहाँ पहुँचेगा, तो इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक तो कर सकता है, दोनों साइड से। लेकिन इस साइड से क्या बनेगा, मेजर है। तो अभी भी इसे इधर कोई क्राउडिंग नहीं मिल रही है, भीड़ नहीं, और इधर कौन इसको नेगेटिव को नेगेटिव कौन रिप्लेस कर रहा है, कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, वो है लिविंग ग्रुप। इसलिए ये इधर से ही अटैक करने की पॉसिबिलिटी है माइनर। क्या है? माइनर, क्लियर? कम अटैक करेगा। और जो नेक्स्ट है, ये जो आइसोलेटेड आयंस बन गए, यही स्टेप में ही एक मात्र ऐसी है, इसमें दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इक्वल फॉर्म में हो सकता है, क्लियर? ये दोनों तरफ, ये आपकी बात समझ में आ रहा है कि लिविंग ग्रुप मतलब कार्बन पे ये इधर से अटैक कर रहा है, ये इधर से कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो ये जो इसमें बन रहा है मध्यवर्ती, लिविंग ग्रुप निकलते ही जो मध्यवर्ती बन रहा है, वो क्या बन रहा है आपके, ये बन रहा है कार्बोकैटायन। क्या बना है? कार्बोकैटायन। तो ये मध्यवर्ती है ना। अब इसका जो संकरण है, वो तो है sp2, और जो रचना है, शेप, आकृति, वो है ट्राइगोनल प्लेनर, समतलीय त्रिकोणीय, समतलीय त्रिकोणीय। इसका अर्थ समझ तो हो गया? इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास मान लिया जाए ये है, ये कार्बन, एक बंद इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, ये एक ही प्लेन में है, और ये त्रिकोण बन गया, ठीक है? 3 कोण है तो एक त्रिभुज बन रहा, टाइप स्ट्रक्चर बन रही है। अब इस पे प्योर पी कक्ष की एक लोब ऊपर है, एक लोब नीचे, एक ऊपर है, एक लोब नीचे है। इसमें क्या होता है कि ये त्रिकोण तो था ये, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, वो जितना नीचे से अटैक कर सकता है, उतनी पॉसिबिलिटी उसकी ऊपर से अटैक करने की होगी, क्लियर? क्योंकि जितना संभावना ऊपर से होगी, उतना ही संभावना नीचे से होगी। अब ऊपर से ज़्यादा अटैक करेगा या नीचे से ज़्यादा अटैक करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके चारों ओर जुड़े हुए समूह की क्राउडिंग पर, इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस पर, इनकी त्रिविम बाधा पर।
अगर ऊपर की साइड ज़्यादा बाधा होगी, तो ऊपर न्यूक्लियोफाइल आने की संभावना कम होगी, तो नीचे से ज़्यादा आएगा और अगर नीचे ज़्यादा बाधा होगी, तो ऊपर से आ जाएगा। तो जैसे शुरुआत में कार्बोकेटायन बना तो एक साइड मान लिया जाए, मैंने इसको यूँ घुमा दिया। यहीं पे समतल, खड़ा समतल हो गया। अब इधर लिविंग ग्रुप है, खेल है, तो ज़्यादा अटैक करने की संभावना इधर से है। फिर जैसे थोड़े दूर हुए लिविंग ग्रुप, तो इधर से अटैक करने की संभावना ज़्यादा थी क्योंकि इधर कोई भीड़ नहीं है और इधर से अटैक करने की संभावना कम है इस साइड, क्योंकि इधर लिविंग ग्रुप भी अभी उसको किसको आने वाले न्यूक्लियोफाइल को प्रतिकर्षित कर रहा है। लेकिन जैसे ये सॉल्वेंट से दूर-दूर हो गए, अभी कार्बोकेटायन आइसोलेटेड हो गया। अब जितनी संभावना इधर से अटैक करने की है, उतनी ही संभावना इसमें इधर से अटैक करने की है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। आपने ओवरऑल जो देखा वो देखा है कि एक एक तो ये यहाँ से केवल अटैक कर रहा है, यहाँ मेजर और यहाँ। तो जो ओवरऑल अटैक ज़्यादा हो रहा, वो किधर से हो रहा है? वो हो रहा है बैक साइड से। आप देख लो एक तरफ तो केवल बैक से हो रहा, एक तरफ ज़्यादा मात्रा में हो रहा और यही एकमात्र कंडीशन है जिसमें दोनों तरफ से इक्वल अटैक हो रहा है। तो जो बैक साइड से ज़्यादा अटैक कहाँ से हो रहा है? जो ज़्यादा आक्रमण हो रहा है, वो हो रहा है आपके बैक साइड से। बैक साइड से होने के कारण देखिए, इसका मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। बैक साइड से आक्रमण होने के कारण इसका मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, दोनों प्रोडक्ट देखो, ये ऐसे बनेगा। अगर ये इधर से आया बैक साइड से, क्लियर? तो जो प्लेन में था, वो भी प्लेन में है और जो कहाँ पर डैश में था, वो ग्रुप अभी भी डैश पे है, जो ग्रुप वेज पे था, वो अभी भी वेज पे है। बस इधर से आ गया आपके न्यूक्लियोफाइल, क्लियर? ये R1, ये R2 और ये है R3 और यदि सेम साइड जिधर लिविंग ग्रुप निकला उधर से अटैक हो, तो देखो वैसा का वैसा ही। बस क्या चेंज करना है, जहाँ लिविंग ग्रुप था, वो हो गया आपके न्यूक्लियोफाइल, माइनस नहीं आएगा, क्लियर? जुड़ गया ना ये तो? माइनस नहीं आएगा, क्लियर? अब देखिए कि आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, अगर ये बैक साइड से अटैक करे तो प्रोडक्ट क्या हो गया? इन्वर्ट, उल्टा हो गया। अब ये अगर सेम दोनों तरफ से इक्वल अटैक हो, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनने की संभावना एक जैसी है। अगर ये 50% बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा? 50%। तो ये क्या, अगर ये स्मॉल डी बनेगा, तो ये बनेगा स्मॉल एल, क्योंकि जो आपके अभी कारक था, वो क्या था? प्रकाशिक शुद्ध। अब उस पर अटैक करने से क्या बन गया? दोनों की मिक्सचर बन गया। अगर ये इक्वल बनता, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते रोटेशन को और मिलता आपको रेसिमिक मिश्रण। लेकिन रेसिमिक मिश्रण मिलता नहीं है क्योंकि बैक अटैक से ज़्यादा हो रहा, तो ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनेगा। आज तक आप ये पढ़कर आए हो कि 50-50% बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये आपके धारणा दिमाग में से निकाल दीजिए। इन्वर्टेड प्रोडक्ट, बैक साइड से अटैक वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनता है इन कंपैरिजन टू उसी साइड से अटैक करने वाला जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SN1 क्रियाविधि के दौरान आंशिक रेसिमीकरण होता है, ना कि पूर्ण रेसिमीकरण। कौन सा होता है? आंशिक, आंशिक रेसिमीकरण होता है, क्लियर? अब आपको तो सोचा कि मैं फुल रेसिमीकरण कर दूं, कि 100% रेसिमी मिक्सचर बनाऊं। इसके लिए आपको दो चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? वो ये कि यहाँ तो आप इसकी स्थायित्व को बढ़ाओ, बनने वाला जो कार्बोकेटायन है मध्यवर्ती, उसके स्थायित्व को बढ़ाओ, या फिर जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, उसका क्या करो? अटैकिंग पावर को कम करो। तो इससे अगर स्थायित्व बढ़ाओगे, तो भी इससे सेपरेट होने का टाइम मिलेगा और अगर इसकी न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की कैपेसिटी कम करोगे, तो भी इन आयन्स को सेपरेट होने का टाइम मिलेगा विलायक में, क्लियर? ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियोफाइल आप ऐसा मत सोच लेना कि न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा कि पहले इनको सेपरेट हो जाने दो, फिर अब मैं अटैक कर लूँगा। ये जैसे ही टूटने लगता है बॉन्ड, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लग जाता है। अगर ये इसलिए यहाँ तो इसकी स्थायित्व बढ़ाओ मध्यवर्ती का, या फिर न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग कैपेसिटी कम करो। दो ही कंडीशन में आप रेशमीकरण बढ़ा सकते हो। फर्स्ट है कि आपको करना पड़ेगा
कार्बोकेटाइन का स्थायित्व को कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग आक्रमण करने की प्रवृत्ति को, अटैकिंग पावर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन में क्या बढ़ेगा? रेसिमीकरण की मात्रा क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप लोगों ने तो आज तक यही पढ़ा है कि इसमें रेसिमीकरण होता है, रेसिमाइजेशन होता है। क्लियर? अब बात यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसकी क्रियाविधि अच्छे से समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि इसको SN1 नाम क्यों दिया? तो जो SN1 नाम दिया है वो इसलिए दिया कि इस अभिक्रिया की फर्स्ट स्टेप स्लो एवं RDS में केवल क्रियाकारक का एक ही अणु भाग ले रहा है। एक अणु भाग लेने के कारण इसकी जो अभिक्रिया की गति है वो किस पर डिपेंड कर रही है? केवल एंड केवल एक ही अणु पर, क्रियाकारक अणु, ना कि न्यूक्लियोफाइल पर। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? SN1, क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। क्लियर? दूसरी बात कि आपके यहाँ पर यह है कि इसमें जो मध्यवर्ती बन रहा है वो क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। उसका जो संकरण होता है sp2, संरचना होता है त्रिकोणीय समतलीय। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तो मैंने जो उसकी केमिस्ट्री थी वो अच्छे से क्लियर कर ही दी। तो ये अभिक्रिया SN1 आपकी क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपके क्लियर करता हूँ SN2। ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं एक और बात ले लेता हूँ। हाँ, देखो, अब कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को कैसे बढ़ा सकते हो आप? कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए मैं 3 कार्बोकेटाइन लेता हूँ। जैसे मैंने लिया है CH3, CH2 और ये X। एक लिया मैंने CH3, CH3 और ये X जुड़ा हुआ। एक लिया मैंने CH3, CH3, CH3 और ये X। ठीक है? इनसे मैं 3 कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ। जैसे आपने कार्बोकेटाइन बनाया, ये बन गया आपका CH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया CH3, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? इससे बनेगा CH3, CH3 और ये CH3 ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? 3 कार्बोकेटाइन बन गए। जिस कार्बन पर आपके जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के जस्ट पड़ोस में एक कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पड़ोस में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डिग्री। और जिस कार्बन के पड़ोस में 3 कार्बन है, इस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन, यानी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पड़ोस में 3 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 डिग्री। क्लियर? डिग्री डिसाइड करना आ गया। अब देखिए कि ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मध्यवर्ती है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून। इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। क्या पूर्ण नहीं है? अष्टक अपूर्ण है। अष्टक अपूर्ण है। इसको अष्टक को क्या करेगा? ये पूर्ण करेगा। अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब तो ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर क्या कि CH3 ग्रुप का इस CH ग्रुप पर क्या लग रहा? सिग्मा बंध का। सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन का तो लग रहा है प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इस अल्फा कार्बन पर देखो, एक तो 1 डिग्री बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज वाला के जस्ट पास वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को कहते हो आप लोग अल्फा हाइड्रोजन। इन अल्फा हाइड्रोजन के कारण क्या होता है? इन अल्फा हाइड्रोजन के कारण इस पे लगता है प्लस H, अति संयुग्मन प्रभाव। तो ठीक है, अब यहाँ पर 3-3 ग्रुप है 3 डिग्री में, तो ये इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी जो कमी है उसको ये थोड़ी हद तक दूर कर देते हैं।
कुछ हद तक दूर कर देते हैं 3-3 ग्रुप, 3 का प्लस आई, 3 का प्लस है। इसमें केवल 2 ग्रुप है, तो ये इसकी डेफिशिएंसी को इतना दूर नहीं कर पाते और इसमें तो और कम दूर कर, तो इसमें स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा? जिसमें डेफिशिएंसी कम होगी। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी है, उससे कम 2 डिग्री, तो उससे कम 1 डिग्री, उससे कम हो जाता है 0 डिग्री। कौन-सा? CH3 प्लस मिथाइल वाला। इसके कारण कोई कारण नहीं। तो ये है आपके इस क्रम किसका है? कार्बोकेटायन के स्थायित्व का। जैसे-जैसे कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ेगा, SN1 के प्रति क्रियाविधि भी बढ़ेगी। तो अगर एक साथ तीनों आपको मिल जाए, तीनों एल्किल हैलाइड, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। क्लियर? ये मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती की बात कर रहा हूँ। जो मध्यवर्ती जितना ज़्यादा स्थायी होता है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होता है वो? क्रियाशील होता है। क्रियाशील, ये बात कभी मत भूलना। जो जितना ज़्यादा स्थायी, उतना ही ज़्यादा क्रियाशील। क्लियर? किसके केस में? मध्यवर्ती के केस में। बाकी नॉर्मल कंपाउंड में जो स्थायी रहता है वो कम क्रियाशील, जो कम क्रियाशील है वो ज़्यादा स्थायी होता है। क्लियर? अब देखिए दूसरी, अगर आपके पास एल्किल समूह, जो एल्किल समूह है, क्या एल्किल समूह वो समान हो। एल्किल समूह यदि एल्किल समूह समान हो, तब जो स्टेबिलिटी मतलब क्रियाशीलता का जो क्रम होगा, वो डिपेंड करेगा एल्किल हैलाइड, सॉरी हैलाइड, हैलाइडों पर, हैलाइड्स पर। देखिए कौन-कौन से हैलाइड है? फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लियर? अब देखिए इसमें से ये किसके रूप में बाहर निकल रहे हैं? लिविंग ग्रुप के रूप में, F माइनस के रूप में, Cl माइनस के रूप में, Br माइनस के रूप में और आयोडीन माइनस के रूप में। अब देखिए आपको यूँ लग रहा होगा ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जिसका ज़्यादा साइज़ आकार बड़ा होगा वो नेगेटिव चार्ज को धारण कर सकता है ज़्यादा समय तक। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 3-3 तो क्या है? लोन पेयर, 3 तो लोन पेयर और एक आ गया ये नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया, उस पे इलेक्ट्रॉन दूर-दूर रह पाएँगे। दूर-दूर रहेंगे तो इनके ऊपर प्रतिकर्षण कम लगेगा, इनका स्थायित्व बढ़ेगा। तो ऊपर का छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन-सा होगा? ये आयोडीन वाला। सबसे कम होगा फ्लोरीन वाला। तो ये क्या करेगा कि मैं बाहर निकलूँ ही नहीं। क्या कहेगा ये? कि मैं बाहर ही नहीं निकलूँ, है ना? क्यों? क्योंकि ये अस्थायी है। तो बाहर निकल के इससे स्थायित्व मिलता है तो बाहर निकलने की कोशिश करता। क्लियर? तो जो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की R समूह सेम हो तो जो ये अभिक्रिया सॉरी क्रियाशीलता डिपेंड करेगी, वो करेगी इन पे, हैलोजन पर। देखिए Ri वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम हो जाएगा Rbr वाला, उससे कम होगा RCl वाला, उससे कम होगा Rf वाला। क्लियर? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये मैंने आपके क्लियर कर दिया। ठीक है? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्रियाविधि SN2 पे। SN2 क्या कहती है? SN2 यूँ कहती है कि ये भी किससे क्लियर होगी SN2? आपकी क्रियाविधि से। देखिए, मैंने वही वापस प्रकाशिक सक्रिय अणु लिया, जो अभी लिया था। किसमें? SN1 में। ये है और ये वेज पर लिया मैंने R2, डैश पर लिया R3 और इस पर लिया मैंने R1 और ये लिविंग ग्रुप दोनों प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है? जो फर्स्ट स्टेप होती है इसकी, फ्लो एंड RDS, उसमें क्या होता है? ये बॉन्डिंग, देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN2 में और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, दोनों क्या होता है? साथ-साथ होता है। तो देखो, ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर रहा है यहाँ। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। अब ये अटैक कहाँ करेगा? इसे कोई जगह मिलनी चाहिए। ये कौन-सा बंध है? सिग्मा बंध। तो इसका जस्ट अपोजिट कौन-सा होगा? सिग्मा स्टार।
क्लियर? बंदी के अपोजिट में प्रतिबंधी होता है ना, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस सिग्मा प्रतिबंधी तक को दे दे, तो क्या होगा? बंद क्रम क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम होता था बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बंदी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस बंदी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बटा 2, है ना? अब देखो जैसे-जैसे प्रतिबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो बंद क्रम क्या होगा? घटेगा। बंद क्रम कम होगा, बंद क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध कमज़ोर होएगा तो बंध टूट जाएगा। तो जो सोलो एंड आरडीएस स्टेप है, धीमा पद एवं वेग निर्धारक पद, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, प्रतिबंधी में अटैक करता है, इसीलिए तो बंध टूट जाता है क्योंकि लूज़ हो गया है बंध। इसका मतलब दोनों साथ-साथ हो रहे हैं ना, तो देखिए ये आर तो अभी भी ये R1 ये है आपके डैश पर R3 और ये आपके वेज पर है R2। अब ये कक्षक है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। किसको? इसको, इस कक्षक को। तो दे चुका है कुछ, तभी तो इसका पार्शियल क्या आ गया? आंशिक नेगेटिव। इस लिविंग ग्रुप ने कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लिया है, ठीक है? तो ये इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव, इसने ले रहा है और ये दे रहा है, ठीक है? अब इसको यहाँ की जगह ऐसे शो कर देते हैं, ये, ये, ठीक है? अब देखो जो ये इसमें बीच में एक स्टेप ऐसी आई कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसने जितने देने थे दे चुका, इसने जितने लेने थे ये ले चुका और ये बन जाएगा आपके फाइनल प्रोडक्ट। कैसे? देखो ये ये वेज का वेज पे और ये डैश का डैश पे R3 था, ये R2 था, ये R1 था और ये आपके जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? ये जुड़ गया आपके न्यूक्लियोफाइल R3, R2 और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और बाहर निकल गया ये लिविंग ग्रुप। क्लियर? अब यूँ बताओ कि पहले तो सोलो एंड आरडीएस स्टेप में इसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने प्रतिबंधी सिग्मा प्रतिबंधी में अटैक किया, बंध कमज़ोर हुआ, बंध क्रम कम होने के कारण और ये बन गई आपके टीएस संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। बात तो यहाँ पर आती है इसका संकरण क्या होगा? ठीक है? इसका संकरण होगा sp2, कभी गलत मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये तो बंध टूट रहा है, उसमें चला गया है, टूटने में ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है। क्लियर? जो बने हुए यही है और इसकी संरचना होती है पंचकोणीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है? तो त्रिकोणीय है ना? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय बाइपिरामिडल, ठीक है? संरचना ये होती है, गलती से भी संकरण sp3 डी मत कर देना, sp3 डी कभी नहीं हो सकता, ये संकरण है sp2 ही है, लेकिन इसकी जो आकृति है, शेप, वो है tbp। क्लियर? जो नेक्स्ट स्टेप होती है, ये होती है फास्ट, ठीक है? जिसमें लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। फर्स्ट स्टेप में अटैक, अब इसमें फर्स्ट स्टेप जो सोलो एंड आरडीएस है, उसमें अटैक कौन कर रहा? न्यूक्लियोफाइल। और भाग कौन ले रहा? ये अभिकारक। दोनों एक साथ भाग ले रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि है, वो 2 है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग सोलो एंड आरडीएस स्टेप को अभिक्रिया का वेग में काउंट करते हैं। उस अभिक्रिया का वेग दोनों पे डिपेंड कर रहा है। किस पर? न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता पर। क्लियर? इसलिए तो इसको SN2 कहा गया, ठीक है ना? अब देखिए इसमें इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ग्रुप इधर है, ये वाला ग्रुप, वो ग्रुप इस प्रोडक्ट में इधर आ गया, इस साइड। ऐसा नहीं लग रहा कि छाता पलट गया हो। क्या हो गया? छाता पलट गया हो। इसको कहते हो आप लोग
इन्वर्जन, क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो ये हो गया वाल्डन इन्वर्जन। वाल इस इन्वर्जन का नाम दिया गया वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन नामक साइंटिस्ट ने देखा था सबसे पहले ये घटना, इसलिए इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिलोमन। क्लियर? अब देखिए पहली बात तो ये। दूसरी है कि आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर एल्किल हैलाइड में डायरेक्ट अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने फर्स्ट स्टेप में अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद तो आपको यूँ नहीं लगता कि अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल को भीड़-भाड़ नहीं मिलनी चाहिए? ज़्यादा भीड़ मिलेगी तो आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था ना, देखो, जो न्यूक्लियोफाइल आप पे अटैक कर रहा था, वो कहाँ कर रहा था? इस कार्बन के सिग्मा प्रतिबंधी कक्षक में। क्लियर? अगर इस सिग्मा बंदी प्रतिबंधी कक्षक तक न्यूक्लियोफाइल को पहुँचने में ही बहुत टाइम लग जाए, बहुत टाइम लग जाए, कि ये आ ही नहीं पा रहा है, आ ही नहीं पा रहा है, तो बताओ अटैक कर पाएगा क्या? तो अगर इनको कौन रोक सकते हैं? ये चारों ओर जुड़े हुए ये समूह, ये तीनों समूह इसको रोक सकते हैं R1 R अगर इनकी क्राउडिंग ज़्यादा हो जाए, इनका आकार बड़ा हो जाए, ये मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये न्यूक्लियोफाइल को कार्बन सेंटर तक नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे तो अटैक नहीं होगा, अटैक नहीं होगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो न्यूक्लियोफाइल ईज़िली कौन से एल्किल हैलाइड पर अटैक कर पाएगा? उस एल्किल हैलाइड पर अटैक कर पाएगा जिसमें ये R1, R2, R3 की भीड़-भाड़ कम हो। देखो ये किसमें कम होएगी? तो ये कम होने के लिए मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले लिया मैंने एक CH3, CH2, Cl, एक लिया मैंने CH3Cl, एक लिया मैंने आपके CH3, CH और ये Cl, एक लिया मैंने CH3, CH, CH3, CH3 ये H नहीं है और ये Cl। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सबसे कम भीड़ है इसमें, फिर इसमें इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये एक ही समूह की भीड़ है। इस वाले कार्बन पर 2-2 समूहों की भीड़ लगी हुई है। इस वाले कार्बन पर 3-3 समूहों की भीड़ है। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, वो होगा 0 डिग्री SN2 के प्रति और फिर उससे कम होएगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा 0 डिग्री, फिर उससे कम 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में आता है 3 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इस 3 डिग्री ये तो हो गया इसका क्रम, इसका एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह के के साथ स्थायित्व का। अब इसी के साथ आपका आता है दूसरा, किसके? यदि R समूह समान हो, R समूह क्या हो? समान। तो जो क्रियाशीलता का क्रम डिपेंड करेगा वो हैलोजन पे आ जाएगा और हैलोजन का तो क्रम वो ही रहेगा जो इस पर था, SN1 में था। क्लियर? वो कारण मैं बता चुका हूँ, RCl और Rf, Ri, RBr, RCl और Rf। दूसरा जो वाल्डन इन्वर्जन हो रहा है, जो वाल्डन इन्वर्जन हुआ, वो वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि जो डी था, किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? स्मॉल एल में। जो एल होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? स्मॉल डी में। जो कैपिटल आर था, वो हो गया होगा कैपिटल एल में, जो कैपिटल डी था, कन्वर्ट हो गया होगा कैपिटल, ये तो कैपिटल एस में और जो कैपिटल डी था कैपिटल एल में। ऐसा ही पढ़ा ना आपने? ऐसा कभी भी नहीं होता है। मतलब डी का एल में कन्वर्जन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए वाल्डन इन्वर्जन को वाल्डन इन्वर्जन ही कहते हैं। ये आप मॉलिक्यूल्स की प्रकाशिक सक्रियता से मत देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहीं से आपकी SN2 क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट अपनी अभिक्रिया है, वो है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट बात, ये एरोमेटिक
कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अभिक्रिया है। देखो बेंजीन लिया ना, किनकी कैरेक्टरिस्टिक है? एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं क्या होती है? ESR, इसको शॉर्ट में लिखते हो आप ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन की क्या है? रिच, इलेक्ट्रॉन की धनी है। इस पे इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर सकता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर लेता है इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए और ये प्रोडक्ट बन जाता है एक H+ बाहर निकल जाता है, ठीक है? ये आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये आएगा आपका समझ में इसकी मैकेनिज्म से, क्रियाविधि से। देखो, फर्स्ट स्टेप क्रियाविधि, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को पैदा करो, उत्पन्न करो। तो देखो, ये जो कंपाउंड लिया रिएजेंट, वो कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर देता। अब आपको कैटलिस्ट याद रखने पड़ेंगे, कौन-कौन सा कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, मतलब कौन सा हैलोजन को निकालेंगे, कौन से क्या करेंगे। यहाँ जनरली लुईस अम्ल लेते हैं ताकि इसको पकड़ ले न्यूक्लियोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, देखो, ये ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाए बेंजीन में, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर ये आराम से इलेक्ट्रोफाइल क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन गए थे ना, तो यहाँ आ गया इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज गया और ये स्टेप थी स्लो एंड आरडीएस। देखिए जो फर्स्ट स्टेप स्लो एंड आरडीएस, उसमें 2 स्पीशीज भाग ले रही है, एक अभिकारक, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यानी अभिकर्मक, ठीक है? तो इसकी जो ये क्रियाविधि, सॉरी, इसकी जो कोटि होगी वो 2 होगी, यहाँ से तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। अब अगर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये इसमें क्या आ गया था? अनुनाद, ठीक है? अब इन इसका मतलब ये है कि जो धनावेश है पूरी इस रिंग में क्या हो रहा है? बेंजीन रिंग में घूम रहा है। मैंने इसको घूमते हुए बना दिया है। क्या घूम रहा है इसमें अंदर? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। इसको कहते हैं आप, क्या कहते हैं इसको? ये जो संकरित हाइब्रिड संरचना बनी इसको कहते हैं एरिनियम आयन। एरिनियम यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना बेंजीन पे, और बेंजीनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जो नेक्स्ट स्टेप है ये होती है फास्ट। क्या होती है? फास्ट। इस स्टेप में क्या होता है कि जो ये H है वापस निकल आएगा क्योंकि इसको अपनी एरोमेटिसिटी पूर्ण करनी है। दोनों इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है और ये H बाहर निकल जाता है विदाउट इलेक्ट्रॉन, इसलिए H+ निकल जाता है और बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी बस प्राप्त कर ली है। क्लियर? ये थी आपकी ESR। ESR में एक तो आपके अटैकिंग समझ में आना चाहिए और एक आता है आपके, क्या चीज़? वो चीज़ है इसकी क्रियाविधि, ठीक है? क्रियाविधि क्लियर होने के बाद ये जो मेन है ESR आपके बहुत बड़ी है, तो ये एग्ज़ाम्पल्स, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, उससे पढ़ेंगे। पहला ले रहा हूँ मैं आपके हैलोजिनेशन, ठीक है? हैलोजिनेशन ले रहा हूँ तो देखिए क्या होता है कि हैलोजनीकरण में मुझे सबसे पहले हैलोजन, जैसे कि मैंने कोई अभिक्रिया ली, ये बेंजीन रिंग ली, देखो ये बेंजीन रिंग है, इस पर मैं हैलोजन का अटैक करा रहा हूँ, तभी तो हैलोजनीकरण हुआ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैटलिस्ट क्या लूँ? मुझे ऐसे कैटलिस्ट लेना पड़ेंगे जो क्या हो? हैलोजन कैरियर, हैलोजन को तुरंत पसंद करते हो, लेकर जाते हो। यहाँ पर ले लिया मैंने एल्यूमीनियम ट्राइहैलाइड, मैं Cl2 लूँगा तो यहाँ AlCl3 ले लूँगा, ठीक है? तो देखो इसकी हैलोजनीकरण है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हैलोजन पर कौन अटैक करेगा? हैलोजन पर अटैक करेगा AlX3। ये क्या है? लुईस अम्ल। क्या है? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल होने के कारण ये, इसके पास खाली डी डी कक्षक है,
इसमें ये आराम से इस एक हैलोजन को X माइनस रूप में उपसंयोजक बंध बना सकता है। तो X प्लस जनरेट हो गया बाहर इसकी उपस्थिति में और क्या बन गया ये AlX4 माइनस। क्लियर? जैसे ये बना इस स्टेप में ये अटैक कर लेगा और H बाहर निकल जाएगा और H वापस इसके हैलोजन को पकड़ेगा और AlCl3 में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट है ना ये। मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन रिंग है उस पर X2 ने अटैक किया हैलोजन ने AlCl3 की प्रेजेंस में सॉरी AlX3 की प्रेजेंस में जो उत्पाद बना है वो बना है X और बाहर निकल गया H। क्लियर? ये हो गया आपके प्रोडक्ट। हैलोजनीकरण में क्या आ जुड़ जाता है? हैलोजन। कैसे जनरेट हुआ? ये इलेक्ट्रोफाइल है। X प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, खुद पॉजिटिव चार्ज वाला है ना। क्लियर? नेक्स्ट है आपके वो है नाइट्रेशन। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, नेक्स्ट आपके नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। क्या होता है कि नाइट्रेशन के लिए सबसे पहले जो नाइट्रेशन करते हो आप, ये बेंजीन रिंग लिया। क्या-क्या लेते हो? कंसंट्रेटेड HNO3 दोबारा लिख देता हूँ। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4। तो क्या बनता है? ये आपके समझ में आएगा इसकी क्रियाविधि से। तो क्रियाविधि को देखिए। क्रियाविधि क्रियाविधि में क्या है कि HNO3 को भी मैं खोल कर लिख लेता हूँ, H2SO4 को भी लिख लेता हूँ। तो H2SO4 की संरचना होती है, वो क्या होती है? OH, OH। ये तो है आपके H2SO4। HNO3 होता है HON डबल बॉन्ड O और ये O। अब बात ये आ रही है कि सबसे पहले आपको क्या जनरेट करना क्या करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हो। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो ज़्यादा अम्लीय होता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। जो ज़्यादा अम्लीय होता वो क्या दे देता? ईज़िली प्रोटॉन्स दे देता है। यहाँ पर इसने प्रोटॉन्स को क्या कर दिया? जनरेट कर दिया। तो ये हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन्स लिए यहाँ पर आ गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह गए बंध के। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया आपके? ये तो हो गया HSO4 माइनस और इधर बन गया आपके HON डबल बॉन्ड O, ये O और ये एक और H जुड़ गया ना इस पर आकर, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? लेकिन आप जानते हो अगर ये दोनों बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन ले ले तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगी और H2O गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकलने वाला समूह, अच्छा बाहर निकलने वाला समूह। जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो इजीली बाहर निकल जाता है। तो H2O तो बाहर निकल गया और बन गया अपने पास NO2। फिर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन गए ना दोनों इस बंध के, तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस। ये क्या जनरेट हो गया? आपके इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था कि इलेक्ट्रोफाइल आपके किस पर अटैक करता है? वो अटैक करता आपके सभी क्रियाकारक पर। देखिए, ये बेंजीन रिंग नेक्स्ट स्टेप पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। ये 3 है। इसने अटैक किया NO2 ने, प्लस ने। वो सारी स्टेप होएगी कि वो होएगा, वो होएगा। क्या होएगा? वो सारे स्टेप होएगी। कौन सी स्टेप? कि उसने पहले अटैक करेगा, फिर रेजोनेंस आएगा, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये NO2 जुड़ गया। सारे स्टेप बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाहर क्या निकल गया? H प्लस। जो प्रोटॉन निकला है, तो देखो जो इसने क्या दिया था? एक प्रोटॉन दिया था। इसने वापस उस प्रोटॉन को ले लिया। तो लेकर वापस किस में कन्वर्ट हो गया ये? H2S। ठीक है वापस। इसने किसका काम किया? H2SO4 ने नाइट्रेशन में कैटलिस्ट का। और जो रिएजेंट
तो इलेक्ट्रोफाइल का काम किया उसने किया नाइट्रिक अम्ल ने। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या था? कैटलिस्ट अभिक्रिया क्रिया के अंत में नष्ट नहीं होता, वापस जनरेट हो जाता। देखो ये रहा वैसा का वैसा। क्लियर? ये होगी क्रियाविधि, नाइट्रेशन प्रोडक्ट भी बन गया। नेक्स्ट है इसका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन देखो, सल्फोनेशन को समझिए। सल्फोनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर लेते हैं आप H2SO4 प्लस SO3, यानी कि SO3 गैस घोल दो सल्फ्यूरिक अम्ल में। यहाँ फिर इसको जैसे SO3 घोलते हैं तो यह बन जाता है आपके H2S2O7, इसको कहते हो ओलियम। ओलियम, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 2 सल्फ्यूरिक अम्ल ले के, एक अणु तो कैटलिस्ट का काम करेगा और एक करेगा आपके रिएजेंट का। इसको कहते हैं ओलियम, क्योंकि अगर नाइट्रिक अम्ल ले लिया तो नाइट्रेशन हो जाएगा। अपन क्या कर रहे हैं? सल्फोनेशन। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लेते हैं। वो कैसे? OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये OH। दूसरा मॉलिक्यूल वापस ले लिया, OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये OH। क्षणिक टाइम के लिए माना कि ये तो क्या है? क्षार, और ये हो गया इसकी तुलना में थोड़ा-सा अम्ल। इसने जैसे ही प्रोटॉन दिया, इसने ले लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है? वो ये देखो क्या होता है, ये तो कन्वर्ट हो जाता HSO4 माइनस में, और ये बन जाता आपके OH2 प्लस S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये OH। आपको ये भी पता है कि H2O गुड लिविंग ग्रुप है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाए, इसमें, इसमें, तो ये आराम से क्या हो जाए? टूट जाए। अब मैं इसको खोल कर लिख देता हूँ इस OH को, ठीक है? तो ये आराम से न्यूट्रल होकर H2O रूप में बाहर निकल जाएगा। इसमें पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमको पता है कि ये अम्ल है। अम्ल पढ़ा है नहीं है? अम्ल में इसके पास H तो रह ही नहीं सकता, तो H के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं और ये H भी H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये H देखो, तो यहाँ पर एक तो निकल गया बाहर H2 और एक निकला बाहर H प्लस, क्लियर? और यहाँ पर जो बना है आपके पास वो बना SO3, और SO3 है आपका इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर? और जो H प्लस है वापस किसने ले लिया? ये HSO4 माइनस ने, और किसमें कन्वर्ट हो गया? H2SO4 में, क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक क्षार का काम करता है, इस क्षार की तुलना में दूसरा अम्ल का काम करता है। जो अम्ल है वो प्रोटॉन देगा, क्षार है प्रोटॉन लेगा। दोनों अम्लीय है, लेकिन इसकी तुलना में ये क्षार है। जैसे ही लिया HSO4 में कनेक्ट हुआ, ओवरऑल माध्यम कौन-सा? अम्लीय है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अम्लीय माध्यम में ये तो प्रोटॉन रख ही नहीं सकता, इसे प्रोटॉन देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन तो रह ही नहीं सकता, इसके ऊपर तो ये अम्ल है। हाँ, अम्ल का सॉरी, ये प्रोटॉन इसलिए बाहर जा रहा है कि अम्ल का क्या बन गया? ये कॉन्जुगेट क्षार, कॉन्जुगेट क्षार, ठीक है? तो ये वापस अम्ल में कन्वर्ट होएगा। ये प्रोटॉन इसको दे दिया, कन्वर्ट हो गया और ये SO3 बन गया। ये बन गया आपके इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल बना आपके, इसने अटैक किया इस पर, बेंजीन रिंग पर, एरोमेटिक कंपाउंड पर ये SO3 ने अटैक किया, और वही बनेगा आपके वापस, ये SO3 जुड़ जाएगा, और जिसका जो H है वो भी इसी में जुड़ता है। इसका अटैक स्पेशल टाइप होता है। तो SO देखो मैं समझा देता हूँ। ये है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ठीक है? जब ये इस पर अटैक करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पर डी कक्षक के कारण इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हटाने के लिए ये इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर घुमा देता है। या घूमने के कारण इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये इसने जैसा अटैक किया, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे जो H निकलेगा वो जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपके SO3
एच, ठीक है? ये हो गया सल्फोनेशन। और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है वो फ्रीडल क्राफ्ट इस रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस रिएक्शन ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। क्लियर? तो आपकी क्वेश्चन आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं? एल्काइलेशन। क्या पढ़ते हैं? एल्काइलेशन। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। माना कि जो एल्किल हैलाइड लिया आपने, बेंजीन रिंग है, ये लिया आपने एल्किल हैलाइड जो अटैक कर रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, ठीक है? और ये इसको मैंने ले लिया Cl, इसको ले लिया मैंने Cl, ठीक है? तो जो फर्स्ट स्टेप है आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का बहुत बेस्ट तरीका है, क्रियाविधि समझा रहा हूँ मैं आपको, ये AlCl3 है ना? इसके पास रिक्त डी कक्षक है, ये इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो ये इस पर अटैक कर लेता है, अटैक करने के कारण ये R प्लस बन जाता है कार्बोकेटाइन, तो बाहर निकल जाता है AlCl4 माइनस। अब ये बन गया आपके इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आराम से आपके अटैक कर सकता है इस पर जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो। तो ये 3 ये R प्लस अटैक करेगा इस पर और देखो क्या बन जाएगा अपने पास, ये R प्लस जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर, R के रूप में H बाहर निकलेगा, H प्लस के रूप में ये H प्लस यहाँ पर जाएगा के पास और इसके पास जाने के बाद ये वापस AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। ये थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो क्या है आपके पास? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। अब अगर कार्बोकेटाइन है तो ये अपने को स्थायित्व बढ़ाएगा। तो यदि संभव हुआ तो ये क्या करेगा अपने आप में पुनर्विन्यास। क्या कर लेगा? पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी आ जाएगी। वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो ये है देखिए। मान लिया जाए कि जो अटैकिंग स्पीशीज है इस बार डायरेक्ट समझा देता हूँ, CH3 CH2 Cl और ये है Al सॉरी एक और कार्बन लेता हूँ CH2 Cl और ये है AlCl3। क्या बनेगा? देखो सबसे पहले ये Cl निकलता था, पॉजिटिव चार्ज आता था। जो इलेक्ट्रोफाइल बना आपके CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? आपके बना ये 1 डिग्री क्योंकि इसके जस्ट पड़ोस में एक ही क्या है आपके, वो है एक ही कार्बन। तो ये बन गया आपके 1 डिग्री। लेकिन यदि इसमें संभव हुआ तो ये क्या करेगा अपना आप में पुनर्विन्यास। अगर ये एक यहाँ चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर बन गया आपके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन ज़्यादा स्थायी होता है? 2 डिग्री ज़्यादा होता है या 1 डिग्री? 2 डिग्री। तो यदि संभव हुआ तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसमें क्या हो जाएगा? पुनर्विन्यास। तो पुनर्विन्यास के कारण 1 डिग्री कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री में। अगर आप यहाँ से इसको जोड़ देते हैं 1 डिग्री साइड से इसके ऊपर, ये प्रोडक्ट बना देते हैं CH2 CH2 CH3, तो क्या हो गया था ये? गलत हो गया था। ये ऑप्शन मिलता। ये अटैक करेगा इस वाले 2 डिग्री कार्बन से। तो जो आपका उत्पाद बनेगा इस अभिक्रिया में वो बनेगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ।
इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा आपके 2 डिग्री वाली साइड से जुड़ रहा है CH3 CH3 क्लियर? तो ये जो सारे का सारा डिपेंड आ गया इस कार्बोकेटाइन पे। इसमें अगर पॉसिबल हुआ तो पुनर्विन्यास करते रहेगा। एग्जाम में जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसाइलेशन क्लियर? तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाईली डीपली पढ़ाऊँ तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एसाइल क्लोराइड लेते हो आप रिएक्टेंट, क्या लेते हो? रिएजेंट ग्रुप में एसाइल क्लोराइड प्लस AlCl3। तब क्या होता है कि Cl को दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर आ जाता है और बन जाता है आपके RC डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है? और ये अटैक कर लेता है आपके बेंजीन रिंग पर RC डबल बॉन्ड O प्लस और ये बन जाता है आपके ये प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड O, ठीक है? अब HCl बाहर निकल जाता है क्योंकि ये वापस कन्वर्ट होएगा ना, Cl देगा, ठीक है? यहाँ एसाइल कार्बोकेटायन बना हुआ, एल्काइल कार्बोकेटायन बना था। उसमें संभावना थी तो पुनर्विन्यास हुआ, यहाँ संभावना हुई तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड ही बाहर निकल जाएगा और एसाइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वापस से एल्काइल में। ये आपके इतना डीपली नहीं है। इसी के साथ आपकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे का। क्लियर?